दोस्तों, आज की कहानी इतनी बेहतरीन और शानदार कहानी है। इस मूवी को इतनी बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है और इस मूवी को जिस भी राइटर ने लिखा है मैं उसको दिल से सलाम करता हूँ। सच्ची में दोस्तों, ऐसी मूवी साल 2 साल में एक बार ही देखने को मिलती है और इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है उसे देखने के बाद तो आपका दिल कांप ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम महाराजा होता है, जो कि एक सैलून में काम करता है और आज वो अपने मालिक से एक दिन की छुट्टी मांगता है। ये कहते हुए उसे अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ कहीं बहुत ही जरूरी काम से किसी के घर जाना है। अब महाराजा का मालिक उसकी बात मान लेता है और उसे छुट्टी दे देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम महाराजा को एक खिलौना की दुकान में देखते हैं जहाँ वो अपनी बेटी के लिए कुछ खिलौनों को खरीद रहा था। अब वो खिलौने लेकर बाहर आता है और सड़क पार से ही अपनी बीवी को खिलौने दिखाते हुए पूछता है ये खिलौना कैसा रहेगा। असल में वो जिस दुकान से खिलौने खरीद रहा था उस दुकान के सामने ही वो घर था जहाँ महाराजा अपनी बीवी बच्चों के साथ किसी काम से आया हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ से गुजरते हुए एक लॉरी यानी कि ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और वो सीधा जाकर उसी घर से टकरा जाता है जहाँ महाराजा की बीवी बच्ची बैठे हुए थे। अब इस घटना से पूरा घर तहस नहस हो जाता है और इस एक्सीडेंट में महाराजा की बच्ची तो बच जाती है लेकिन उसकी बीवी की जान चली जाती है। अब ये सब महाराजा खड़ा होकर दूर से ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी सदमे में चला गया है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम महाराजा को देखते हैं जहाँ महाराजा की बेटी बड़ी हो गई है। हम देखते हैं महाराजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देता और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। महाराजा की बेटी का नाम ज्योति है। ज्योति पढ़ाई में कुछ खास अच्छी नहीं है लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्योति को स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है और वो पढ़ाई में कुछ खास अच्छी नहीं है, जिस वजह से उसके स्कूल के टीचर्स अक्सर उससे नाराज ही रहते थे। लेकिन एक टीचर थी जो ज्योति को बहुत पसंद करती थी, जो कि ज्योति की स्पोर्ट्स टीचर थी जिनका नाम काशिफा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें महाराजा के घर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं महाराजा अपने घर में सिर्फ अपनी बेटी के साथ ही नहीं रहता बल्कि इन दोनों के अलावा इनके घर में और भी कोई था जो इनके साथ रहती थी, जिसका नाम लक्ष्मी था। अब ये लक्ष्मी कौन है ये आपको कहानी में आगे पता लगेगा, तो कहानी में बने रहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम महाराजा को सैलून में बाल काटते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है इतने सालों में महाराजा ने अब खुद का ही सैलून खोल लिया है और उसे आज ज्योति के स्कूल में बुलाया गया है। अब हम देखते हैं स्कूल का प्रिंसिपल महाराजा के सामने ज्योति को खूब डांट रहा था। असल में इनके स्कूल के फंक्शन में जो चीफ गेस्ट आए हुए थे उनके ड्रिंक में किसी ने शराब मिला दी और स्कूल में अब सभी को शक है कि यह हरकत ज्योति ने की है। इसीलिए प्रिंसिपल ज्योति को स्कूल से निकालने की बात करता है। लेकिन यहाँ महाराजा लगातार बस यही कह रहा था कि उसकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन तभी ज्योति की जो टीचर है काशिफा, वो असली गुनहगार बच्चे को पकड़ कर ले आती है जिसने यह हरकत की थी, जिससे साबित हो जाता है कि ज्योति निर्दोष है। अब प्रिंसिपल उस लड़के के पेरेंट्स को बुलाने की बात कहता है और महाराजा को उसकी बेटी के साथ यहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन अब महाराजा वहाँ से जाता नहीं है बल्कि वो प्रिंसिपल से कहता है आपने बिना गलती के मेरी बेटी को डांटा, उससे माफी मांगिए। जिस पर प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घमंड में आकर कहता है मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे अंडर ना जाने कितने स्कूल कॉलेज आते हैं और मैं इस छोटी सी बच्ची से माफी मांगू। लेकिन अब महाराजा बिना कुछ कहे अपनी आंखों से प्रिंसिपल को ऐसे घूरता है कि प्रिंसिपल की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है और वो ज्योति से माफी मांग लेता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और आज ज्योति महाराजा को बताती है कि उसे उसके स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए किसी दूसरे शहर 7 दिनों के लिए जाना है जहाँ उसके स्कूल के और भी बच्चे होंगे और उसके स्पोर्ट्स टीचर काशिफा भी वहाँ होगी। अब ये सुनकर महाराजा उसे जाने देता है। अब हम देखते हैं अपनी बेटी के जाने से महाराज बहुत ही अकेला हो गया था और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि उसकी बेटी ऐसे अकेले कहीं गई हो। अब हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं महाराज बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके घर का सामान भी बिखरा हुआ था और उसके ऊपर से एक सांप निकल कर जाता है जिसका उसे पता तक नहीं चलता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सेल्समैन का सीन दिखाया जाता है और हम उसे एक कार सर्विस सेंटर में हंगामा करते हुए देखते हैं जहाँ वो वहाँ के मैनेजर को पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देता है। असल में उसने अपनी कार को यहाँ सर्विस के लिए दिया था, जिस कार में उसका फेवरेट चश्मा भी रखा हुआ था जो कि उसके यहाँ के एमएलए ने उसे गिफ्ट किया था, जो कि बहुत महंगा था। अब वो चश्मा कार सर्विस के दौरान ही यहाँ के किसी एम्प्लॉय ने चुरा लिया, जिस वजह से वो यहाँ हंगामा कर रहा है। अब हम देखते हैं तभी वहाँ एक ध्रुव नाम का बंदा आ जाता है जो कि इस गैराज में काम करता है और उसी ने सेल्समैन की कार की सर्विस की थी। अब ये सुनने के बाद वो आदमी ध्रुव पर भी आकर अपना हाथ फेरता है और उसकी खूब पिटाई करता है, साथ ही उसे धमकी देता है कि शाम तक उसका चश्मा उसके पास पहुंच जाना चाहिए वरना वो गैराज जला देगा। अब हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है और हम उसी सेल्समैन को एक बार में बैठकर दारू पीते हुए देखते हैं जहां वो गैराज का एम्प्लॉय धरा भी उसके चश्मे को लेकर आ जाता है और अब धरा उस सेल्समैन के आगे ही उसके चश्मे को तोड़ देता है। अब ये देखकर सेल्समैन गुस्से में पागल हो जाता है और वापस धरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार वहाँ उल्टा ही होता है। इस बार धरा नहीं बल्कि वो सेल्समैन ही मार खाता है और उसे कोई और नहीं बल्कि धरा ही मारता है और धरा सेल्समैन
लक्ष्मण के सभी साथियों को भी बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब हमें पता चलता है धरा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बल्कि वो एक क्रिमिनल है जो कि हाल ही में जेल से छूट कर आया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम महाराजा को एक पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ देखते हैं, जहां पूछताछ करने पर वो पुलिस से बताता है कि उसे एक FIR लिखवानी है। वो कहता है उसकी लक्ष्मी उसके घर से गायब है और वो एक दिन से मिल नहीं रही है। अब वो इंस्पेक्टर महाराजा से पूछता है ये लक्ष्मी थी कौन, तुम्हारी क्या लगती है, क्या वो तुम्हारी बेटी है या तुम्हारी बीवी है? जिस पर महाराजा उसे जवाब देते हुए कहता है वो ना तो मेरी बहन है और ना ही बीवी, असल में वो मेरे घर का एक डस्टबिन है। अब हमें पता चलता है ये लक्ष्मी कोई और नहीं बल्कि उसके घर का डस्टबिन है जो उसके घर में उसकी और उसकी बेटी के साथ रहता है। अब महाराजा बताता है जब उसके घर एक ट्रक आकर टकराया था तो उस एक्सीडेंट में उसकी बीवी तो मर गई लेकिन उसकी बेटी बच गई। लेकिन उसकी बेटी ऐसे ही नहीं बची, उसकी बेटी के ऊपर ये लोहे का डस्टबिन आ गिरा जिसने उसकी बेटी को कवर कर लिया और उसी की वजह से उसकी बेटी बच पाई। और तभी से वो और उसकी बेटी उस डस्टबिन को एक देवता की तरह पूजते हैं और उसे अपने ही घर का सदस्य मानते हैं। और वही डस्टबिन अब चोरी हो गया है जिसकी कंप्लेंट लिखवाने वो यहाँ आया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं जब पुलिस वाले इस कहानी को सुनते हैं तो महाराजा को पागल बोलकर वहाँ से भगाने लगते हैं, जिस बात से महाराजा को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो थाने के अंदर ही तोड़फोड़ मचा देता है। और वो यहाँ सभी से कहता है जब तक उसे उसकी लक्ष्मी नहीं मिल जाती वो यहाँ से नहीं जाने वाला। इसीलिए पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग अपने सीनियर वरदराजन के आने का इंतजार करने लगते हैं कि अब वही इस केस को देखेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वरदराजन का सीन दिखाया जाता है जो कि घर में एक चोरी के क्राइम सीन को रिक्रिएट करवा रहा था। इस घर में चोरी हुई थी। असल में इस घर में जिस चोर ने चोरी की थी वो पुलिस वालों का ही आदमी था जिसने यहाँ से गहनों को चुरा कर उनके डुप्लीकेट गहने बनवा लिए और खुद जाकर पुलिस में जमा हो गया। और अब वरदराजन इन्वेस्टिगेशन के नाम पर चोर पकड़ा गया बोलकर जिनके घर से वो चोरी हुई थी नकली गहने उन्हें दे देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये गहने नकली हैं। और इस तरीके से वरदराजन इस केस को क्लोज कर देता है। हम देखते हैं वरदराजन बहुत ही नीच आदमी है, उसने असली गहने तो ले ही लिए, साथ ही इस केस को सॉल्व करने के लिए उन गहनों के मालिक का केस सॉल्व करने का अलग से पैसा लिया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वरदराजन को थाने में आता हुआ देखते हैं, जहां पूछने पर वो पुलिस स्टेशन की ऐसी कंडीशन देखकर सभी से पूछता है कि ये तोड़फोड़ किसने की। अब उसे महाराजा से मिलवाया जाता है और महाराजा उसे उस रात की कहानी बताता है जिस रात उसके घर ये सब कांड हुआ। और वो वरदराजन से कहता है करीब रात के 10 बजे मैंने अपनी दुकान बंद की और मैं सीधा अपने घर पहुंचा, जहां 3 लोग ऑलरेडी मेरे घर में मौजूद थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिस बीच मेरी उनसे हाथापाई भी हुई, लेकिन मैं उन्हें नहीं हरा पाया और उन्होंने मुझे बेहोश करके मेरी लक्ष्मी ले गए। अब वरदराजन भी उससे वही सवाल पूछता है कि लक्ष्मी कौन है, क्या वो तुम्हारी बीवी थी? जिस पर वो कहता है नहीं, वो मेरा डस्टबिन था। अब वरदराजन पूछता है कि क्या उस डस्टबिन में कोई कीमती चीज रखी हुई थी, कोई गहना या पैसा वगैरह, जो तुम उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए इतने पागल होते जा रहे हो? महाराजा कहता है उसमें कुछ नहीं था, बल्कि वो तो बिल्कुल खाली था। जिस पर वरदराजन भी उसे पागल है क्या बोलकर महाराजा को वहां से जाने को बोलता है। इसलिए महाराजा वरदराजन को एक ऑफर देता है कि अगर वो उस डस्टबिन को ढूंढ कर उसे देगा तो बदले में वो वरदराजन को 5 लाख रुपए देगा। अब वरदराजन जब इस बात को सुनता है तो उसमें पैसे कमाने का लालच जाग जाता है और वो इस केस को ले लेता है। अब वरदराजन कुछ पुलिस वालों को चुनकर एक स्पेशल टीम बनाता है जो कि सिर्फ लक्ष्मी यानी कि उस डस्टबिन को ढूंढेंगे, जिसके बाद सभी पुलिस वाले इस काम में लग जाते हैं और सभी डस्टबिन को ढूंढने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम सेल्वा होता है, जो कि अपने एक साथी के साथ एक घर में चोरी करने आया हुआ था। और ये सिर्फ उन्हीं घरों में चोरी किया करता है जहाँ सिर्फ लेडीज रहती हैं। और चोरी करने के दौरान सेल्वा का जो साथी है वो कभी कभी उन लेडीज का रेप भी कर देता था जिनके घर वो चोरी करने जाया करते थे, और रेप करने के बाद वो उन्हें जान से मार देते थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम साल्वो को अपने घर आता हुआ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है साल्वो का एक हंसता खेलता परिवार है, जहाँ उसकी एक खूबसूरत बीवी और एक छोटी सी बच्ची है। हम देखते हैं साल्वा अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और अपनी बेटी को तो अपनी जान से भी बढ़कर चाहता है और उसकी हर इच्छा उसके बोलने से पहले ही पूरी कर देता है। साल्वा की बेटी का नाम अमू था। हम देखते हैं अमू को कुछ ही दिन पहले पीठ पर एक चोट लगी थी जिसका घाव भरने में काफी समय लग रहा था। हम देख पाते हैं साल्वा एक इलेक्ट्रिसिटी शॉप चलाता है और उसने अपने घर और अपनी बीवी और अपने पड़ोसियों के आगे एक अच्छे और भले इंसान की छवि बना रखी थी। किसी को नहीं पता था कि वो रात के अंधेरे में चोरी, मर्डर्स और रेप करता है। अब सीन कट होता है और हम साल्वा के घर में वही डस्टबिन देखते हैं जिस डस्टबिन को महाराजा ढूंढ रहा था, जिसका मतलब है कि साल्वा ने ही महाराजा के घर उस रात चोरी को अंजाम दिया था। अब सीन वापस से पुलिस वालों की तरफ शिफ्ट होता
होता है और हम देखते हैं पुलिस वाले बड़ी ही डेडिकेशन से इस डस्टबिन को ढूंढने के काम में लगे हुए थे। उन्होंने अपने सभी जासूसों तक को इस डस्टबिन को ढूंढने के काम में लगा दिया था। वहीं हम महाराजा को देखते हैं जो कि हर दिन पुलिस स्टेशन आकर बैठ जाता था। उसकी जिद है कि जब तक उसका डस्टबिन नहीं मिल जाता वो यहाँ पुलिस स्टेशन में ही रहा करेगा, जिस चीज का फायदा अब वहाँ के पुलिस वाले उठाते हैं और महाराजा से अपना काम करवाते हैं, जैसे कि चाय लाना, उनकी कार्स धोना वगैरह वगैरह। और महाराजा भी उनका कहा बिना किसी सवाल के मानता रहता है। दोस्तों, पुलिस वालों ने अब तक महाराजा से 50,000 रुपए एडवांस भी ले लिया है उसके डस्टबिन को ढूंढने के लिए। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम महाराजा को हमेशा की तरह आज भी पुलिस स्टेशन में एक बेंच पर बैठा हुआ देखते हैं, जहां आज उसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ था जो कि किसी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया हुआ था। दोस्तों, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी गैराज का मालिक था जिसका सीन हमें थोड़ी देर पहले देखने को मिला था, जिसकी उस मोटे सेल्समैन ने पिटाई की थी। जिस पर अब महाराजा उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे हाथ में ये फोटो किसका है और इसके साथ क्या हुआ, जिस पर वो आदमी महाराजा को जवाब देता हुआ कहता है ये मेरे गैराज में काम करने वाला आदमी है जो पिछले 3 दिन से गायब है और वो ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिल रहा। उसी की मिसिंग कंप्लेंट करवाने में यहाँ पर आया हुआ हूँ। अब जब महाराज उस आदमी के हाथ में उस फोटो को देखता है तो हम देखते हैं वो तो धरा का फोटो है जिसकी उस रात बार में सेल्समैन के साथ हाथापाई हुई थी और वो उसी दिन से गायब है। अब धरा का फोटो देखकर महाराजा कुछ सोचने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम उसी रात का सीन देखते हैं जिस रात सेल्समैन अपने दोस्तों के साथ बार में दारू पी रहा था, जहां महाराजा को उसके पास आता हुआ देखते हैं जो कि सेल्समैन को उसकी गाड़ी के बारे में पूछता है। असल में जिस रात महाराजा के घर चोरी हुई वहां उन चोरों का कुछ ऐसा सामान गिर गया था जिससे महाराजा को ये पता चला कि वो कार इस सेल्समैन की है, लेकिन उससे पूछने पर उसे पता चलता है कि भले ही वो कार उस सेल्समैन की थी लेकिन वो कार उसके पास से चोरी हो गई है। लेकिन तभी वहां धरा आ जाता है और सेल्समैन के आगे उसके चश्मे को तोड़ देता है और उसे पीटने लगता है। दोस्तों, ये वही सीन है जो मैं मूवी में पहले दिखाया गया था, जहां धरा ने सेल्समैन के साथ सेल्समैन के सभी साथियों की पिटाई की थी, जिस पिटाई को दूर खड़ा महाराजा भी देख रहा था। और तभी सेल्समैन कहता है मेरी ही कार चुरा कर मुझे ही मार रहा है। अब ये सुनते ही महाराजा समझ जाता है कि सेल्समैन की कार किसी और ने नहीं बल्कि इस धरा ने ही चुराई है, इसलिए वो धरा का पीछा करना शुरू कर देता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब धरा भी इस चीज को नोटिस कर लेता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपने क्रिमिनल साथियों को कॉल करके ये बात बता देता है और सड़क पर ही आगे मिलने को कहता है। अब थोड़ी देर बाद धरा एक गैराज में आ जाता है जहां महाराजा भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है, जहां धरा के साथियों से पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। लेकिन फिर महाराजा उन पर हावी हो जाता है और धरा के सभी साथी को खूब मारता है और सभी की पीठ पर कान ढूंढने लगता है। असल में जिस रात धरा अपने साथियों के साथ उसके घर चोरी करने आया था तो उनसे हाथापाई के दौरान महाराजा को एक आदमी की पीठ पर कान जैसा कुछ महसूस हुआ था, जैसे कि उसकी पीठ पर कोई कान हो। लेकिन यहाँ जितने भी लोग थे धरा को उनकी पीठ पर कोई भी कान नहीं दिखता है। जिसके बाद महाराजा धरा से उसके बाकी 2 साथियों के बारे में पूछता है, जिस पर जवाब देते हुए धरा कहता है तुम हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते क्योंकि हम तीनों साथियों में एक पुलिस वाला भी है। और ये कहकर धरा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी महाराजा उसके भागने से पहले ही एक धारदार हथियार से उसकी गर्दन धड़ से अलग करके उसे खत्म कर देता है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हमें अब पता चलता है कि आखिर वो उस डस्टबिन की कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन क्यों आया है, हर समय यही क्यों रहता है। असल में वो सीक्रेटली उस पुलिस वाले को ढूंढ रहा है जो कि धरा का साथी है जिसकी पीठ पर कान है। अब हम देखते हैं उस पुलिस स्टेशन में उसे सेल्समैन को बुलाया जाता है जिसकी बार में धरा ने पिटाई की थी। उसका हुलिया बहुत ही बिगड़ा हुआ था। असल में उसका यह हाल उसी दिन की पिटाई की वजह से हुआ था जब धरा ने उसे बार में पीटा था, इसीलिए पुलिस को शक है कि हो ना हो इसी ने धरा को गायब किया है। लेकिन किसी को कहाँ पता था कि धरा को तो महाराजा ने इस दुनिया से ही उठा दिया है। अब वो सेल्समैन पुलिस को बताता है मैंने धरा को कुछ नहीं किया, मेरी तो खुद की हालत खराब है, आप मेरी गर्दन देख ही सकते हैं। लेकिन हाँ, उस रात बार में मुझे एक आदमी मिला था जो कि धरा को पूछ रहा था कि उसकी कार किसने चुराई थी। दोस्तों, यहाँ ये महाराजा की ही बात कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ पुलिस वालों को यहाँ एक खबरी के साथ एक वेल्डिंग की दुकान पर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ वो उस दुकान पर सेम उसी डस्टबिन जैसे डस्टबिन बनाने का ऑर्डर दे देते हैं जैसा डस्टबिन महाराजा का था, जिस पर वो आदमी उनसे कुछ दिनों का समय मांगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सालवा का सीन दिखाया जाता है जिसकी बेटी का बर्थडे आने वाला है, जहाँ सालवा अपनी बीवी से कहता है इस बार वो अपनी बेटी को एक सोने की चेन गिफ्ट करेगा। अब बर्थडे का दिन आ जाता है और सालवा की बीवी उसे कॉल करके मार्केट से सोने की चेन लाने के साथ साथ दाढ़ी भी ट्रिम करवाने को कहती है, जिस पर अब सालवा अपनी बीवी की बात मानकर महाराजा के सैलून में दाढ़ी ट्रिम करवाने आ जाता है, जहाँ बातों बातों में ही सालवा महाराजा को बताता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसका घर यहीं पास ही में है, जहाँ वो धूमधाम से अपनी बेटी का बर्थडे मना रहा है। तभी हम देखते हैं महाराजा की ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिस पर महाराजा ट्रिमर की नई बैटरी लेने बाहर चला जाता है। अब तभी सालवा को उसके क्रिमिनल साथी का कॉल आता है जो कि चोरी करने में उसका साथ दिया करता था, जो कि उसे कॉल करके बताता है कि उन लोगों ने अब तक जितने भी क्राइम किए हैं उनके बारे में सब कुछ आज एक पेपर में आया है, इसलिए अब उन्हें चौकन्ना रहकर काम करना पड़ेगा। जिस पर सालवा उससे
कहता है तुम चिंता मत करो, हम नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि हमने किसी भी क्राइम स्पॉट पर किसी भी तरीके के एविडेंस नहीं छोड़े हैं। दोस्तों अब वो ये सब कह ही रहा था कि उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा है और पलट कर देखने पर साल्वा देखता है वहाँ महाराजा खड़ा है। अब साल्वा को ऐसा लगता है कि कहीं महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन तो नहीं ली। अब शेविंग होने के बाद साल्वा जल्दी से अपनी बेटी के बर्थडे में आ जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी चेन को जो कि उसने अपनी बेटी के गिफ्ट के लिए खरीदी थी वो महाराजा की दुकान में ही छोड़ दिया और चला गया। अब हम देखते हैं साल्वा की बेटी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन तभी साल्वा नोटिस करता है कि वो चेन तो उसके पास है ही नहीं। अब हमें महाराजा का सीन दिखाया जाता है जिससे वो चेन मिलती है और महाराजा को याद आता है अरे आज तो उस आदमी की बेटी का जन्मदिन है और वो ये गिफ्ट यहाँ भूल गया। इसीलिए महाराजा उस चेन को देने उस आदमी के घर जाने लगता है, लेकिन जब महाराजा साल्वा के पास पहुंचता है तो उसी समय महाराजा के पीछे से पुलिस आती है और साल्वा को पकड़ लेती है, जिससे साल्वा को ऐसा लगता है कि शायद महाराजा ने ही जो दुकान पर उसकी फोन पर बात सुनी उसके बारे में पुलिस को बता दिया और उसी ने पुलिस को यहाँ बुलवाया है। अब जब पुलिस साल्वा को पकड़ लेती है तो साल्वा का क्राइम पार्टनर ये देखकर बौखला जाता है और पुलिस पर बंदूक तान लेता है। तभी सभी पुलिस वाले उसका एनकाउंटर करके उसे मार देते हैं और साल्वा को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। अब महाराजा जो कि वहाँ उस चेन को देने आया था उसे ये समय चेन देने के लिए सही नहीं लगा। अब ये सब देखकर साल्वा की बीवी बहुत निराश होती है और अपने पति से नफरत करने लगती है कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल है, उसने इतने सारे रेप किए हैं, मर्डर्स किए हैं, इसलिए वो उसे तलाक देने की बात कहती है, जिससे अब साल्वा की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इसीलिए अब साल्वा ये डिसाइड कर लेता है कि वो जब भी जेल से छूट कर आएगा तो महाराजा से इसका बदला जरूर लेगा। दोस्तों अब हमें पता चलता है ये सब हमने अब तक जो भी देखा वो सब एक फ्लैशबैक था जो कि आज से 14 साल पहले घटा था। मतलब कि जितने भी साल्वा के सीन थे वो 14 साल पहले के थे, उसके क्राइम, उसकी बीवी, ये सब कुछ। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। अब हमें पुलिस वालों का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने हूबहू वैसा ही डस्टबिन बना लिया था जैसा डस्टबिन महाराजा का था और अब वो उसे घिस कर तोड़ कर वापस से पुराने जैसा कर देता है ताकि उन्हें जल्द से जल्द 5 लाख रुपए मिल सके। अब वरदराजन सोचता है उन्होंने डस्टबिन को तो बना लिया, लेकिन महाराजा को दिखाने के लिए चोर किसे बनाए जिसके पास से डस्टबिन बरामद हुआ, जिस पर अब वही पुलिस का खबरी ही पैसों के लिए नकली चोर बनने के लिए तैयार हो जाता है, ये सोचते हुए कि डस्टबिन की चोरी की आखिर ज्यादा से ज्यादा क्या ही सजा मिलेगी और बदले में इनाम के 1 आध लाख तो मिल जाएंगे। इसलिए वरदराजन महाराजा को कॉल करते हुए उस रात की कहानी बताने को कहता है ताकि नकली चोर उस कहानी को सुन ले और याद कर ले, ताकि महाराजा जब उससे कुछ भी पूछे तो वो सब कुछ अच्छे से बता सके और पकड़ा ना जाए। अब महाराजा वापस से वही कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है रात के 10 बजे मैंने अपनी दुकान बंद की और सीधा अपने घर आया और मैंने अपने घर का दरवाजा खोला। दोस्तों तभी हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि अब तक उसने जितनी भी बार इस कहानी को बताया था वो उसकी कहानी नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति की कहानी थी। ज्योति घर आकर अपने कपड़े बदलती है, जहाँ वो 3 चोर घर में छुपकर ज्योति को कपड़े बदलते हुए देखते हैं, जिनमें से 2 लोग मिलकर ज्योति का रेप करते हैं और साल्वा बाहर खड़ा होकर महाराजा के आने का वेट कर रहा था ताकि उसे मार सके और अपना 14 साल पुराना बदला ले सके। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं उन तीनों क्रिमिनल में एक क्रिमिनल वो पुलिस वाला भी है जो कि पुलिस का खबरी है, जो कि इत्तेफाक से उस डस्टबिन चोरी का इल्जाम अपने सर लेने को तैयार हुआ है। अब वो सभी ज्योति का रेप करके वहाँ से चले जाते हैं और साल्वा ज्योति को इसलिए जिंदा छोड़ देता है ताकि अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर महाराजा जिंदगी भर तड़पता रहे जैसे कि साल्वा जेल में तड़पा था। अब ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब महाराजा अपने घर आता है तो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसका खून खौल जाता है और वो कसम खाता है कि उसकी बेटी के दोषी जहाँ भी होंगे वो उन्हें कहीं से भी ढूंढकर काटेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और महाराजा पुलिस वालों को अपनी बेटी की जगह खुद को रखकर कहानी सुनाता है। अब इस कहानी को सुनकर पुलिस का खबरी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये कहानी तो सेम वही कहानी है जैसा उसने कुछ दिन पहले ज्योति के साथ किया। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और इन सारी घटनाओं के बारे में साल्वा को बता देता है, जिस पर साल्वा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अब कहानी वापस से उस दिन पर जाती है जब महाराजा की बेटी का रेप हुआ है। जब महाराजा उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है तो महाराजा की बेटी उससे सारी बातें बताती है कि उसका जिन्होंने रेप किया उनमें से एक आदमी की पीठ पर कान जैसा बड़ा सा निशान था। साथ ही वो अपने पिता से कहती है आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप उन्हें ढूंढ कर मेरे पास लाइए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद क्यों की। अब अपनी बेटी का यह हाल देखकर महाराजा पूरी तरीके से टूट जाता है और अपनी बेटी के गुनहगारों को उसकी बेटी के सामने लाने का वचन देता है। अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है और आज पुलिस वाले उस खबरी को लेकर महाराजा के घर आते हैं और उस सीन को रिक्रिएट करने लगते हैं जिस दिन उसने डस्टबिन को चुराया था। अब वो खबरी बड़ी ही चालाकी से एक नई कहानी बनाकर महाराजा को परफेक्टली सुना देता है कि उसने डस्टबिन को कैसे चुराया, जिस पर महाराजा खुश होने की एक्टिंग करता है कि फाइनली उसे डस्टबिन मिल गया और वो उस खबरी को गले लगा लेता है। दोस्तों यहाँ महाराजा ने उसे इसलिए गले लगाया ताकि उसकी पीठ पर कान का निशान चेक कर
सके, जहाँ से उसकी पीठ पर वो कान का निशान मिल जाता है। अब वो पुलिस वालों से कहता है आप इसे छोड़ दो, इसे कोई सजा मत दो, क्योंकि मुझे बस मेरा डस्टबिन चाहिए था जो मुझे मिल चुका है, इसलिए आप इसे जाने दो। दोस्तों यहाँ वो इसे जाने को इसलिए कह रहा है ताकि बाद में उसे आराम से ढूंढ के मार सके जब उसके आसपास कोई ना हो। जिस पर पुलिस ऑफिसर वर्धमान कहता है इसे ऐसे ही छोड़ दोगे क्या, ऐसे ही जाने दोगे इसे? सोचो अगर ये तुम्हारी बेटी का रेप कर देता तो भी क्या तुम इसे ऐसे ही जाने देते? दोस्तों अब हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर वरदराज को ऑलरेडी ये सारी चीजें पता थी कि महाराजा के डस्टबिन ढूंढने के पीछे की क्या कहानी थी। असल में उसके जासूस महाराजा की बेटी तक उस हॉस्पिटल में पहुंच गए थे जहां उन्हें सारा माजरा समझ आ गया कि आखिर महाराजा चाहता क्या है। इसलिए वरदराज महाराजा को ओपन हैंड दे देता है और उसके हाथ में एक हथियार दे देता है, ये कहता हुआ कि वो जो चाहे उसकी बेटी के अपराधी के साथ करे, क्योंकि उसका भी ऐसा मानना है कि ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं और महाराजा को उस खबरी के साथ उसके घर में बंद कर दिया जाता है, जहां महाराजा उस खबरी का गला हलाल करके उसकी जान लेता है। भाई साहब महाराजा गला काटता नहीं है बल्कि बकायदा हलाल करके उसे मारता है। अब महाराजा को पता चलता है कि सालवा एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाकर छुपा हुआ है, जिस पर महाराजा उसे मारने वहां पहुंच जाता है। अब इन दोनों के बीच यहाँ बड़ी ही भयंकर लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में महाराजा सालवा के दोनों पैरों को तोड़ देता है। जिस पर सालवा कहता है मेरे पैर तो एक न एक दिन ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो मैंने तुम्हारी बेटी के साथ किया उससे वो कभी उभर नहीं पाएगी। जिसके बाद महाराजा अपनी बेटी को सालवा के पास बुलवाता है, क्योंकि उसकी बेटी ने महाराजा से कहा था कि मैं उन क्रिमिनल से मिलकर ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब महाराजा की बेटी वहाँ अपनी टीचर के साथ आती है और सालवा से कहती है मैंने तुम्हारे जितना घिनौना इंसान आज तक नहीं देखा। तुम मेरे साथ ऐसा करके ये मत सोचना कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, बल्कि मैं बहुत ही बहादुर हूँ। मैं फिर से अपने अस्तित्व बनाऊंगी और इन सब चीजों से बाहर निकलूंगी। जिसके बाद वो सालवा के आगे अपने गहने फेंकती हुई कहती है ये लो, तुम यही लेने मेरे घर आए थे ना। दोस्तों अब उन गहनों में सालवा को वो चैन भी मिलती है जिस चैन को आज से 14 साल पहले उसने खुद की बेटी के लिए खरीदा था। और अब जो बात उसे पता चलती है उससे वो पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। अब सीन वापस से फ्लैशबैक में जाता है, जहां मूवी का वही सीन देखते हैं जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। असल में महाराजा सालवा के अरेस्ट होने के बाद उस चेन को सालवा की बीवी को सौंपने गया था, जहां महाराजा की पत्नी ने उसे सालवा की बच्ची के लिए कुछ खिलौने लाने के लिए बोला था। और जब सालवा खिलौने लेने सामने वाली दुकान पर गया तो उस घर में ट्रक आकर टकराया, जिस घर में सालवा की बीवी और बेटी और महाराजा की बीवी और बेटी बैठे हुए थे। जिस घटना में सब मर गए, लेकिन डस्टबिन की वजह से महाराजा की बेटी की नहीं सालवा की बेटी की जान बची, जिसे उसने अपनी बेटी माना और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और जब ज्योति वहां से जा रही थी तो ज्योति की पीठ पर सालवा वही निशान देखता है जो चोट बचपन में उसकी बेटी की पीठ पर लगी थी, जो बहुत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जिससे उसे पता चलता है कि ज्योति महाराजा की नहीं बल्कि उसी की बेटी है। अब वो ये देखकर महाराजा के पैर पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि क्या ज्योति उसकी बेटी अमू है। जिस पर महाराजा उससे कहता है हाँ ये तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन अब मैं इसका बाप हूँ क्योंकि तुम इसके बाप कहलाने लायक नहीं हो। जिसके बाद महाराजा वहां से चला आता है और अब सालवा को एहसास होता है कि उसने बदले की आग में ये कैसा कदम उठा लिया, अपनी ही बेटी का रेप करवा दिया। अब अपने इस पाप को सालवा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लेता है। और इसी के साथ ही कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।